गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे प्यारे बच्चों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत सारा इंट्रोडक्शन पार्ट्स, इसके अलावा माउथ कैविटी के बहुत सारे पार्ट्स पढ़े थे, और इसके बाद भोजन का जो माउथ कैविटी में जो ग्रिंडिंग होता है उसमें कौन कौन सा पार्ट्स, कौन कौन सा ऑर्गन हमारे वर्क करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि भोजन मुख गुहा यानी कि माउथ कैविटी से स्टमक तक कैसे ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाने के लिए एक छोटा सा ट्यूब कंजस्टेड एरिया होता है, ट्यूब लाइक यानी कि एक नली होता है। उस नली को हम लोग कहते हैं ग्रास नली। आपके सामने एक डायग्राम है, ये डायग्राम आपको अच्छे से समझाएगा कि ये भोजन को एक नली के द्वारा, ये एक ट्यूब हो गया, इस ट्यूब के द्वारा भोजन कहाँ आता है, हमारे इस बैग लाइक स्ट्रक्चर आमाशय में आता है। इसको स्टमक बोलते हैं। इससे पहले इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोग को बता चुके हैं। ये जो ट्यूब देख रहे हैं, ये ट्यूब क्या करता है, भोजन को मुख गुहा से ट्रांसफ़र करता है। कहाँ, स्टमक तक ट्रांसफ़र करता है भोजन को। तो यानी कि एक बहुत नली के आकार का स्ट्रक्चर होता है जो भोजन को मुख गुहा से कहाँ तक ट्रांसफ़र करता है, स्टमक तक, आमाशय तक। अब देखिए, जब भोजन इसमें आता है तब इसमें एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी कि सीधा अपनी भाषा में समझिए, वो ट्यूब फैलता है और सिकुड़ता है। इस गति को, और उसी फैलने और सिकुड़ने के कारण यहाँ गति होता है। अब देखिए, यहाँ भोजन है, ये आपका फूड हो गया, और ये हो गया आपका नॉर्मल ओएसोफेगस, मतलब ये पूरा सिकुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन जहाँ भोजन का कण है वहाँ इसका एरिया थोड़ा फैल गया है। देख रहे हैं, आपको डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ एरिया फैल गया। फिर यहाँ भोजन का कण नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन यहाँ भोजन का कण है तो यहाँ का एरिया थोड़ा फैला हुआ है, यानी कि इसमें फैलने और सिकुड़ने वाला गति होता है। ओएसोफेगस एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब बहुत पतला होता है, जिसमें फैलने और सिकुड़ने की गति होती है। ठीक है, इसी गति को कहते हैं क्रमाकुंचन गति, हिंदी में कहते हैं, या इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी कि उसका फैलना और सिकुड़ना। इन्हीं गति कारण क्या होता है, भोजन आगे की ओर मूव करता है, यानी कि आगे कहाँ तक, हमारे स्टमक तक। ये हमारा स्टमक है, यहाँ तक भोजन मूव करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो बस ओएसोफेगस का इतना काम है कि ये फूड को ट्रांसफ़र करता है, फूड ट्रांसफ़र या ट्रांसपोर्ट, फूड ट्रांसपोर्ट। कहाँ से कहाँ तक, माउथ टू स्टमक, यानी कि माउथ से लेकर हमारे भोजन को स्टमक तक पहुंचाता है। बस इसका यही फंक्शन है, और इसका कोई, इसके अलावा कोई फंक्शन नहीं है। और इसके अंदर ये जो ट्यूब स्ट्रक्चर है, इसमें कोई डाइजेशन की क्रिया नहीं होती है। इसका केवल काम है फूड को ट्रांसफ़र करना, भोजन को पहुंचाना मुख गुहा से आमाशय तक, बस। तो ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन ऐसा पार्ट्स है जिसमें डाइजेशन यानी कि पाचन की क्रिया नहीं होती, तो उसका आंसर क्या होगा, ओएसोफेगस, यानी कि ग्रास नली। कौन सा नली, ग्रास नली, ये हमारा ग्रास नली है। तो हमारे पाचन तंत्र में एक ऐसे भी ऑर्गन है, ऐसे भी अंग हैं जिसमें कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है, केवल वो भोजन का स्थानांतरण करता है, केवल भोजन को पहुंचाता है। ठीक है, और ये किस गति के कारण आगे बढ़ते हैं, क्रमाकुंचन गति के कारण, मतलब ये फैलने और सिकुड़ने की जो गति होती है वही क्या है, क्रमाकुंचन गति। जहाँ फूड होता है वहाँ इसका एरिया बढ़ जाता है, और जैसे ही फूड आगे बढ़ता है ये फिर अपने एरिया में सिकुड़ जाता है, अपने एक निश्चित अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अब स्पेशली स्टमक के बारे में। स्टमक क्या है और इसके अंदर भोजन का क्या क्या सब प्रक्रिया होता है, तो हम लोग स्पेशली स्टमक के बारे में देखते हैं। अब देखिए, ये आपका हो गया स्टमक। स्टमक एक बैग के समान स्ट्रक्चर होता है, एक थैले के समान स्ट्रक्चर होता है, जो फूड को टेम्पररी स्टोर करके रखता है, कुछ समय के लिए भोजन को स्टोर करके रखता है। ये आपका स्टमक का डायग्राम है, ये स्केच आप बना सकते हैं। और खास करके जो बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है ये डायग्राम बेसिस होता है। इन सब्जेक्ट में आपको डायग्राम एक्सपर्ट होना है, और इसके लिए क्या करना है, आपको पेंसिल
और वाइट पेज पर लगातार कई बार प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि एक बार में आपका अच्छा बन जाएगा, सुंदर आकर्षक डायग्राम बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कई बार प्रयास करना है, क्योंकि डायग्राम बेस से आपको कुछ भी टॉपिक याद होगा। ठीक है, तो डायग्राम आप लोग निश्चित बनाइएगा। तो ये आपका स्टमक का डायग्राम है, ये इसोफेगस हो गया, यानी कि भोजन अमाशय से मुख गुहा से ग्रास नली के द्वारा भोजन कहाँ आ चुका है, अमाशय में आ चुका है। अब हम लोग स्पेशली अमाशय के बारे में पढ़ेंगे। अमाशय क्या है, इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या एनाटॉमी है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टमक क्या है, एक प्रकार के बैग के समान स्ट्रक्चर है जो फूड को टेम्प्रोरी यानी कि कुछ समय के लिए स्टोर करके रखता है। और इसमें 3 पार्ट होते हैं, 3 रीजन होते हैं, 3 एरिया होते हैं। सबसे पहला ये एरिया, यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये एरिया, ये गैस्ट्रोफेगियल जंक्शन है, यानी कि जहाँ अमाशय का पार्ट शुरू होता है और ओइसोफेगस का पार्ट खत्म होता है। इसी जंक्शन को कहते हैं ओइसोफेजियल जंक्शन या गैस्ट्रोफेजियल जंक्शन, जहाँ आपका ओइसोफेगस का पार्ट खत्म होता है और स्टोमक का पार्ट शुरू होता है। ठीक है, तो इसी पार्ट्स को हम लोग कहते हैं गैस्ट्रोफेजियल जंक्शन। ठीक है, और यदि आप लोग डायग्राम अच्छे से देखेंगे तो इसी रीजन में हमारा हर्ट होता है। ये हमारा हो गया पोस्टीरियर पार्ट्स, मतलब अंदर का पार्ट्स होता है, लेकिन इसके ऊपर जो होता है लंग्स, और लंग्स, दोनों लंग्स के बीच हर्ट होता है। ये हर्ट का रीजन है, और हर्ट को मेडिकल टर्म में कार्डियक बोला जाता है। कार्डियक, हर्ट को मेडिकल के नेम के द्वारा या मेडिकल टर्म में कार्डियक बोला जाता है। इसी कारण ये हर्ट के रीजन में रहने के कारण, इसी कारण इस अमाशय के इस एरिया का नाम कार्डियक हो गया। क्या हो गया, कार्डियक। समझ में आया? अब देखिए, जो ऊपर वाला एरिया है, जो उभरा हुआ ऊपर की ओर है, उस एरिया को कहते हैं फंडस। क्या कहते हैं, फंडस। और ये आपका बीच का जितना भी पार्ट्स है जिसमें फूड स्टोर रहता है, ये हो गया स्टमक का बॉडी पार्ट्स। क्या हो गया, बॉडी पार्ट्स। उसके बाद जहाँ से ये टर्न लेता है, यानी कि स्टमक का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है वो पाइलोरिक होता है, यानी कि ये वाला भाग जहाँ से आपका, जहाँ अमाशय खत्म होता है, ये वाला भाग हो गया पाइलोरिक। इस भाग को हम लोग कहते हैं पाइलोरिक भाग। तो अमाशय में कितने भाग, 4 भाग। सबसे पहला कार्डियक, ये वाला भाग हो गया, दूसरा फंडस, तीसरा बॉडी, चौथा पाइलोरिक। अमाशय में कितने भाग, 4 भाग। फिर से सुनिए एक बार, ये हो गया जहाँ से स्टमक का ये ओइसोफेगस का पार्ट्स खत्म होता है, और इसी रीजन में हमारा हार्ट होता है, हृदय होता है। इसी कारण इसको कहते हैं कार्डियक पार्ट कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो उभरा हुआ पार्ट ऊपर की ओर है उसको बोलेंगे फंडस, और तीसरा पार्ट्स जो हमारा सबसे लार्जेस्ट पार्ट्स होता है इसको बोलेंगे बॉडी। और जहाँ ये अमाशय का एंड पार्ट होता है, इस एरिया को कहते हैं हम लोग पाइलोरिक भाग। ठीक है, अब देखिए, यहाँ आपका स्टमक का रीजन खत्म हुआ, स्टमक का भाग खत्म हुआ, और यहीं से छोटी आंत की शुरुआत होती। ये छोटी आंत का शुरुआत। ठीक है, तो इस भाग को कहते हैं ड्यूडेनम, यानी कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत का सबसे पहला भाग है, ड्यूडेनम। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि अमाशय में और क्या सब होते हैं, भोजन का और सब क्या सब होता है। समझिए ध्यान से। जब भी भोजन मुख गुहा के द्वारा ओइसोफेगस के माध्यम से, ओइसोफेगस की सहायता से भोजन अमाशय में आता है, अमाशय में बहुत सारा ग्लैंड होते हैं, बहुत सारी ग्रंथियाँ होती है। लगभग इस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं, अगर फिर से समझा दें आप लोग को, इस ग्लैंड को बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसके अंदर जो ग्रंथियाँ होती है, बहुत सारी ग्रंथियाँ होती है इसकी दीवार पर, अमाशय की दीवार पर चारों तरफ से ये ग्रंथियाँ सजा हुआ रहता है। इस ग्रंथियाँ को कहते हैं जठर ग्रंथियाँ। जठर ग्रंथियाँ। गैस्ट्रिक ग्लैंड।
ये हमारे अमाशय की दीवार पर चारों ओर से सजे हुए रहते हैं और इसकी संख्या 1-2 नहीं, 1-2 हज़ार नहीं, लगभग 40 मिलियंस होते हैं। हमारे स्टमक के चारों ओर में एक ग्लैंड सजा हुआ रहता है चारों तरफ से, जिसे क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, या हिंदी में कहते हैं जठर ग्रंथियां, जिसकी संख्या लगभग कितना 40 मिलियंस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे अमाशय के चारों दीवार पर लगे रहते हैं। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करना। गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करना। गैस्ट्रिक जूस क्या है? जठर रस जिसको बोलते हैं, वही आपको भोजन को पूरा डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और प्रत्येक दिन हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा लगभग 3 लीटर, कितने लीटर? 3 लीटर इस गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। मतलब हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रत्येक दिन लगभग 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस को स्रावित करता है, रिलीज करता है, छोड़ता है। कहाँ? अमाशय में। अब इसका फंक्शन जानते हैं कि गैस्ट्रिक जूस करता क्या है। तो गैस्ट्रिक जूस हमारे भोजन के पाचन में हेल्प करता है। इसके अलावा ये भोजन के कंपोनेंट्स को विखंडित करता है और इसमें सबसे अधिक मात्रा में HCl रहता है। HCl एक प्रकार का एसिडिटी सब्सटेंस है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खुद ही एक एसिड है। इसका काम क्या है कि आप हाथ धो के भोजन नहीं करते हैं, या फलों को धोकर नहीं खाते हैं, या आप भोजन के माध्यम से, आपके भोजन के माध्यम से कुछ कीटाणु या कुछ एंटी बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाता है, तो क्या हमारे स्टमक में वो इन्फेक्शन फैला देगा? नहीं, वो इन्फेक्शन नहीं फैला सकता है, क्योंकि हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड एक ऐसे जूस को सिक्रेट करते हैं जिसमें क्या रहता है? HCl रहता है। और HCl हाई एसिडिटी होता है, बहुत अम्लीय पदार्थ है, जो क्या करता है, यदि भोजन के द्वारा कोई भी कीटाणु, कोई भी सूक्ष्म जीव आपके बॉडी में प्रवेश किया है, आपके स्टमक में प्रवेश किया है, तो उसको वो किल करेगा, उसको मारेगा, वो उसको पूरा मतलब किल कर देगा। यहाँ तक समझ में आया? ये क्या करते हैं? हमारे भोजन के द्वारा आने वाले कीटाणुओं को नष्ट करते हैं। कौन? HCl। HCl कहाँ रहता है? हमारे गैस्ट्रिक जूस में रहता है। ये जो गैस्ट्रिक जूस है, प्रत्येक दिन हमारे अमाशय में प्रत्येक दिन 3 लीटर इसका सेक्रेशन होता है। ये हमारा गैस्ट्रिक जूस है और इसमें मेनली क्या रहता है? HCl अम्ल रहता है। ठीक है, और कहिएगा कि ये भोजन कब सीक्रेट होता है ये HCl? तो आपका खाना खाने का एक टाइम टेबल होता है। आप सुबह में 10 बजे खाना खाते हैं, 9 बजे खाते हैं, बहुत बच्चे का ऐसा टाइमिंग होता है कि 12 बजे के बाद भी खाते हैं। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड या हमारा माइंड एक एडजस्टमेंट कर लेता है कि लगभग सुबह में भोजन 10 बजे मिल जाता है, 11 बजे मिल जाता है, या 12 बजे, या किसी भी टाइम आपका जो रूटीन है, या सुबह का ब्रेकफास्ट लेना है तो 7 बजे नाश्ता कर लेते होंगे आप लोग, या जो भी आपका टाइम है, वो टाइमिंग में हमारा माइंड और हमारा ये अमाशय का ग्रंथि, ये इसको अमाशय ग्रंथि भी कहते हैं, जठर ग्रंथि भी कहते हैं, ये हमारा एडजस्टमेंट कर लेता है, टाइम का एडजस्टमेंट कर लेता है। और लगभग उसी टाइम के आसपास ये क्या करता है? हमारा गैस्ट्रिक जूस छोड़ना शुरू कर देता है। सारे ग्लैंड्स चारों तरफ से क्या करते हैं? गैस्ट्रिक जूस छोड़ते हैं, और उसी टाइम में हम लोग खाना खाते हैं जिस टाइम हम लोग का मतलब टाइमिंग बना हुआ है। लेकिन किसी दिन किसी कारणवश खाना नहीं बनाई मम्मी, या किसी कारणवश आपको लेट खाना मिला, उसी टाइम में खाना नहीं मिला जिस टाइम में आप खाना खाते हैं प्रत्येक दिन, वो टाइमिंग किसी कारणवश अल्टरनेट हो गया, या उस टाइम में आप घर नहीं पहुंच पाए, खाना नहीं खा पाए, तब क्या होता है कि हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड का एडजस्टमेंट है कि हम इसी टाइम में खाना खाते हैं, लेकिन उस दिन हमारा पूरा स्टमक पूरा खाली हो गया, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड को पता है कि ये बंदा 8 बजे खाना खा लेता है, या 9 बजे, या जो भी आपका टाइमिंग है, उस टाइम में खाना खा लेता है, लेकिन स्टमक में अभी तक आपका कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, लेकिन हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड एडजस्टमेंट क्या हुआ है? इसी टाइम में खाना मिलता है, लेकिन नहीं मिला तो वो क्या किया?
गैस्ट्रिक जूस छोड़ दिया, पूरा हमारा अमाशय खाली है, लेकिन फिर भी ये क्या किया, गैस्ट्रिक जूस छोड़ दिया, क्योंकि इसका टाइमिंग एक रूटीन बन जाता है, टाइम को मेंटेन कर लेता है, फिट कर लेता है। हमारा अमाशय बिल्कुल खाली है, इसमें जरा सा भी फूड नहीं है। अब देखिए ये जो जूस है इसमें बहुत मात्रा में क्या है, HCl है। हमारा अमाशय बिल्कुल खाली है, लेकिन इसमें एक अम्लीय पदार्थ छोड़ दिया गया है। अब बताइए अमाशय की दीवार पर कितना जोर से जलन दर्द होगा, ये अमाशय की दीवार पर क्या होगा, जलन होने लगेगा। इसी कारण हम लोग कहते हैं ना, पेट से पूरा भूख लहर रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस टाइमिंग में HCl या हमारा जो जठर रस है वो स्रावित हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने खाना नहीं खाया है, जिसके कारण क्या होता है, आपका पेट अंदर से जलन महसूस होता है या बहुत ज़ोर से भूख लगता है। तो हम लोग को चाहिए कि एक निश्चित टाइम टेबल में खाना खा ही लेना चाहिए, जो कि मतलब जो आपका एक टाइमिंग है 9 बजे 10 बजे, जो भी आपका टाइमिंग है, कोशिश कीजिए कि इसी कारण बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खाना टाइम से खाया करो। मतलब आपका जो रूटीन है उस रूटीन को मेंटेन कीजिए। ऐसा करने से क्या होता है कि आपके पेट में इस प्रकार का भूख या जोर का जलन नहीं होता है, इससे आपका अमाशय सुरक्षित रहता है। यदि ऐसा नहीं करने से या लंबे समय तक अनटाइमिंग खाने से या जो फास्टिंग होता है, जैसे अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, हमारी बहुत सारी माँ बहनाएं फास्टिंग करती है, तो इस कंडीशन में ऐसा होता ही नहीं है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि यदि लंबे समय तक आपका स्टमक खाली है और प्रत्येक दिन आपका ये जठर रस स्रावित हो रहा है, तो ऐसा कभी कभी होता है, किसी किसी केस में देखा गया है कि इस अमाशय में अल्सर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अमाशय की दीवार भी कोई पत्थर का नहीं बना हुआ है, ये स्किन टिश्यू से बना हुआ मसल्स या टिश्यू का लेयर है। इसमें अल्सर होने का चांस इस प्रकार से हो सकता है, यदि आपका लंबे समय तक अमाशय खाली रहता है लेकिन उसमें जठर रस आपका जठर रस को छोड़ते जा रहा है, तो ये इस दीवार पर क्या होता है कि लगातार HCl का प्रभाव जमता जाता है और इस दीवार पर कहीं कहीं घाव का रूप ले लेता है। इसी घाव को हम लोग कहते हैं अल्सर। क्या कहते हैं, अल्सर, या इसको हम लोग बोलते हैं पेक्टिक अल्सर बोलते हैं। जब यदि अमाशय में अल्सर होता है तो इसको पेक्टिक अल्सर बोलते हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं। तो इसी कारण हम लोग को चाहिए कि टाइमली खाना खा लें, ताकि क्या होगा, आपके स्टमक में मतलब ज़रा जलन भी नहीं होगा, और मे बी ऐसा रियर केस होता है अल्सर, तो इन खतरनाक बीमारी से भी आप बच सकते हैं। कब, जब आप टाइमिंग से खाना खाएंगे। एक लिमिटिंग टाइमिंग फिक्स कर लीजिए कि हमको इस टाइम में खाना खाना है, तो 1000 काम छोड़ के पहले खाना, उसके बाद अदर काम तो होता ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। तो हमारा जठर ग्रंथि क्या करता है, जठर रस छोड़ता है, और जठर रस में क्या होता है, HCl होता है। HCl हमारे भोजन के द्वारा आने वाले कीटाणु को मारता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो भोजन है वो पूरा अम्लीय हो गया है। इसके अंदर जो भी फूड है वो क्या हो गया है, अम्लीय हो गया, बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिटी हो गया। ठीक है, अब ये भोजन अमाशय से प्रवेश करेगा छोटी आंत में। कहाँ प्रवेश करेगा, छोटी आंत में। ये छोटी आंत का पहला भाग है, देखिए यहाँ तक इसका बॉर्डर, ये स्टमक का बॉर्डर, स्टमक खत्म और छोटी आंत शुरू। तो छोटी आंत का सबसे पहला भाग क्या है, ड्यूडेनम। क्या है, ड्यूडेनम। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भोजन अमाशय के बाद कहाँ जाता है। ये आपका अमाशय का डायग्राम है, मतलब अमाशय को दर्शाया गया है कि ये इस रीजन में अमाशय है और उसका यहाँ पर विशेष रूप से बताया गया। ठीक है, और आप लोग को अभी जस्ट अमाशय का पार्ट ही बताए थे कि ये पार्ट हो गया कार्डियक, ये हो गया फुंडिक, और ये हो गया आपका बॉडी, ये हो गया पाइलोरिक भाग। ठीक है, और इसके अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इसी प्रकार चारों दीवार में सजे होते हैं। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का आपको मतलब उसका लेयर बताया गया कि कौन कौन सा लेयर होता है। टिश्यू लेयर, ब्लड वेसल्स भी होते हैं, मतलब जो ब्लड सप्लाई करते हैं। हो गया, उतना डीप से अभी आप लोग को आगे बताएंगे। और अब देखिए यहाँ से भोजन आपका अमाशय में ख़त्म हुआ। देखिए पूरा 3D पिक्चर में देखिए, बड़ा पिक्चर में आप लोग,
तो यहाँ आपका आमाशय खत्म हुआ और इसके बाद भोजन ये इस आंत में प्रवेश करता है, इस आंत में प्रवेश करता है। इसका नाम है छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत का देखिए यहाँ पहला भाग यहीं शुरू हो जाता है, जहाँ से आमाशय खत्म हुआ वहीं से छोटी आंत का पहला भाग शुरू हो जाता है, उसका नाम क्या है? ड्यूडेनम। और बीच वाला भाग यहाँ मतलब ये बहुत बड़ा भाग होता है, ये सबसे बड़ा भाग होता है, इसका नाम है जेजुनम। ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी कि भोजन को पचाने में और अवशोषण करने में। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है? जेजुनम होता है, जो आमाशय का जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी है। और सबसे लास्ट पार्ट होता है इलियम। इस प्रकार बच्चों छोटी आंत के कितने भाग? 3 भाग। पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। ठीक है, अब देखिए भोजन कहाँ गया? छोटी आंत। छोटी आंत एक प्रकार का उलझा हुआ स्ट्रक्चर होता है, रस्सी के समान होता है, पतला स्ट्रक्चर होता है और बहुत लंबा होता है। अब कहिएगा इतना बड़ा स्ट्रक्चर है लेकिन फिर भी इसका नाम छोटी आंत क्यों दिया गया है? क्योंकि ये है तो लंबाई में बहुत लंबा, बड़ी आंत से भी लंबा है। इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर या 7 या 8 या सीधा समझिए 6 से 8 मीटर इसकी लंबाई होती है। बहुत लंबा स्ट्रक्चर होता है। यदि आप लोग नॉन वेजिटेरियन है तो कभी कभी बकरा का आप लोग देखे होंगे छोटी आंत, बहुत लंबा होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये उलझा हुआ स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर बहुत लंबा है लेकिन बहुत छोटे एरिया में ये सिमटा हुआ है। बहुत छोटे एरिया में मतलब सिकरा हुआ है, इतनी छोटी एरिया में ये सिकरा हुआ हमारे एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, तो ये छोटी सी एरिया में सिकुड़ा हुआ है, इसी कारण इसका नाम है छोटी आंत। लेकिन बड़ी आंत जो होता है वो बड़े एरिया में इस प्रकार से फैला रहता है। आगे बताएंगे अभी आपको डायग्राम के द्वारा। तो ये बड़े एरिया में फैला रहता है, इसी कारण उसका नाम है बड़ी आंत। लेकिन ये बहुत छोटे एरिया में फैला रहता है। छोटी आंत जो होता है इसकी लंबाई बहुत अधिक होती है बड़ी आंत की तुलना में, 6 से 8 मीटर होती है, लेकिन ये बहुत छोटे एरिया में सिकुड़ा हुआ रहता है, इसी कारण इसका नाम क्या है? छोटी आंत नाम है। ठीक है, तो इस प्रकार का उलझा हुआ स्ट्रक्चर रहता है हमारे आमाशय के नीचे। अब देखिए इस प्रकार से आपको इस कलरफुल डायग्राम के द्वारा समझा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से छोटी आंत शुरू होते हैं और इस प्रकार से एंट्री होता है इसका, कहाँ? छोटी आंत का। इस प्रकार से बहुत उलझा हुआ स्ट्रक्चर होता है। इसका लंबाई अभी जस्ट बताया आपको कितना मीटर? 6 से 8 मीटर। छोटी आंत की लंबाई 6 से 8 मीटर होती है और इसमें भोजन का पूर्ण रूप से लगभग पाचन हो जाता है और अवशोषण भी शुरू हो जाता है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन यानी कि कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, जो भी आपके पोषक पदार्थ हैं, जैसे भोजन के द्वारा जो भी कंपोनेंट्स लिए आप, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो या मिनरल्स हो या वाटर्स हो, उन सभी पदार्थ का पाचन और आंशिक रूप से या कुछ मात्रा में अवशोषण भी शुरू हो जाते हैं। इसके बाद छोटी आंत का एंट्री होता है बड़ी आंत में। यहाँ से छोटी आंत देखिए पूरा कलर है, कलरफुल खत्म, और ये वाइट जो है ये आपका बड़ी आंत है। यहाँ जैसे एंट्री होता है बड़ी आंत में, इस भाग को कहते हैं सिकम। नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, अब देखिए आपको पूर्ण रूप से समझाएगा ये डायग्राम। पहले यहाँ समझते हैं। ये पूरा छोटी आंत है, पूरा सिकुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, बार बार हम बता रहे हैं, और इसका प्रवेश कहाँ होता है? बड़ी आंत में। छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाता है? बड़ी आंत में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब देखिए यहाँ ये भाग छोटी आंत का भाग है, छोटी आंत का ट्यूब है। यहाँ छोटी आंत खत्म हुआ और एंट्री किया किसमें एंट्री किया? लार्ज इंटेस्टाइन। ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन है, इसकी लंबाई छोटी आंत से बहुत ज़्यादा कम होता है, लगभग 1.5 या 2 सेंटीमीटर होता है इसकी लंबाई, मात्र 1.5 मीटर। छोटी आंत से कई गुना छोटा है, लेकिन फिर भी इसका नाम क्या? बड़ी आंत। क्यों? क्योंकि इसकी एरिया जो होता है, एरिया बड़ा होता है। इसकी लंबाई बड़ा नहीं होता बल्कि इसका एरिया बड़ा होता है। देखिए वास्ट एरिया है, लेकिन छोटी आंत इसी के अंदर पूरा लिकुरा रहता है, बहुत
इसी के अंदर सिकरा हुआ रहता है। ठीक है, समझ में आया? तो छोटी आंत खत्म हुआ और इसका भोजन का एंट्री कहाँ शुरू हुआ? जो फूड लिए थे वो आपका बड़ी आंत में शुरू हुआ और इस एरिया को कहते हैं सिकम। इस एरिया को क्या कहते हैं? सिकम। जहाँ से छोटी आंत खत्म, छोटी आंत का एंड पॉइंट और बड़ी आंत का स्टार्ट पॉइंट यानी कि शुरू होता है, उसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? सिकम कहते हैं। अब देखिए इसी एरिया में एक और ऑर्गन होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स भी हमारे प्राचीन काल के मानवों में पाचन तंत्र में काम करते थे। पाचन तंत्र में इसका भी रोल था, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे पाचन तंत्र में, भोजन को पचाने में। लेकिन अब ये नॉन फंक्शनल हो गया है। इसका कारण बताते हैं। देखिए आदि मानव क्या होते थे, मतलब कच्चे मांस खाते थे या भोजन के रूप में उतना सुंदर खाना या पके भोजन या स्वादिष्ट भोजन नहीं करते थे। वो जंगली जानवरों में कच्चे फल, कच्चे मांस, कीड़े मकोड़े या जानवरों के मांस खाते थे। ठीक है, जिसके कारण पाचन तंत्र को बहुत ज़्यादा पचाने में एनर्जी चाहिए था और बहुत सारा हार्ड एंजाइम्स की आवश्यकता होती थी। तो वो सारा काम अपेंडिक्स करता था। जितने भी कच्चे मांस थे, अपेंडिक्स के द्वारा एक बहुत कठोर एंजाइम्स या हार्मोन्स सीक्रेट होता जिसके कारण भोजन का पाचन हो जाता था। ठीक है, लेकिन आधुनिक मानव बहुत मुलायम भोजन यानी कि सुंदर स्वादिष्ट भोजन करते हैं और पके हुए भोजन करते हैं। ठीक है, जिसके कारण धीरे धीरे अपेंडिक्स का काम कम होते गया या अपेंडिक्स का काम धीरे धीरे ख़त्म हो गया। इवोल्यूशन चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे, विकास चैप्टर में 12th में, कि हम लोग जिस ऑर्गन का उपयोग नहीं करते हैं, जिस अंग का उपयोग नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे नॉन फंक्शनल या कम सक्रिय हो जाते हैं। जैसे आपके 2 हाथ हैं, आप जिस हाथ से ज़्यादा वर्क करते हैं, जिस हाथ से ज़्यादा काम करते हैं, वो हाथ ज़्यादा मजबूत होता है। किसी काम के लिए सबसे पहले वही हाथ आगे जाता है। इस रूल के अनुसार कोई व्यक्ति अपने दाहिने हाथ का उपयोग ज़्यादा करते हैं तो उसका दाहिना हाथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। किसी काम में सबसे पहले दाहिना हाथ उठता है और ये वाला हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड हम लोग ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं तो वो ज़्यादा मजबूत या ज़्यादा सक्रिय नहीं होता। ठीक उसी प्रकार हम लोग जिस अंग का उपयोग ज़्यादा करते हैं वो अंग हमारा ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा फंक्शनल होता है, और जिस अंग का उपयोग नहीं करते हैं वो नॉन एक्टिव होते जाता है और एक ऐसा समय आता है कि वो पूरा निष्क्रिय ही हो जाता है, नॉन फंक्शनल ही हो जाता है। तो पाचन तंत्र का भी कुछ ऐसा ही कहानी है कि अपेंडिक्स का उपयोग आदि मानवों में होता था लेकिन आधुनिक मानवों में इसका उपयोग नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये नॉन फंक्शनल हो गए। इसी कारण इसको अवशेषी अंग कहा जाता है। अपेंडिक्स को अवशेषी अंग कहा जाता है। अपेंडिक्स को अवशेषी अंग यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषी अंग यानी कि हमारे पाचन तंत्र में इसका कोई काम नहीं है। लेकिन किसी किसी कारणवश क्या होता है, मानवों में इसका आकार बढ़ जाता है, सूजन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। तब क्या होता है कि पेट के भाग में, पेट के एरिया में बहुत जोरों का दर्द होता है। तब क्या करता है डॉक्टर, इसका ऑपरेशन करके बाहर निकाल देता है, क्योंकि ये हमारे पाचन तंत्र में कोई काम नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। तो यदि इसको बाहर निकाल भी देंगे तो हमारे शरीर पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेंगे। इसी कारण अपेंडिक्स को डॉक्टर सर्जरी के माध्यम से बाहर निकाल देते। यहाँ तक समझ में आया? अपेंडिक्स क्या है? एक प्रकार का हमारे पाचन तंत्र में अभी भी मौजूद है लेकिन वो वेस्टिजियल ऑर्गन, उसका कोई काम नहीं है, वो अवशेषी अंग हो गया। ठीक है, चलिए समझते हैं अब। तो छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत का सबसे पहला भाग जहाँ से मतलब छोटी आंत खत्म होता है और बड़ी आंत शुरू होता है, उस भाग को कहते हैं सिकम। ठीक है, और बड़ी आंत में भी मुख्यतः 2 भाग होते हैं। पहला ये जो नली देख रहे हैं, ये नली हो गया, इसको कहते हैं कोलोन। क्या कहते हैं? कोलोन। और जहाँ वेस्ट मटेरियल्स स्टोर होता है यानी कि भोजन के पूर्ण पाचन और अवशोषण के बाद उसमें कोई आवश्यक पदार्थ नहीं है और हमारे शरीर के लिए वो उपयोगी नहीं है। तो जो वस्तु हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है उसको क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। जैसे हमारे घरों में जिस वस्तु का उपयोग नहीं है उसको क्या करते हैं? बाहर फेंक देते हैं या कहीं दूसरी जगह रख देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हमारे इस पाचन तंत्र में भोजन का पूर्ण पाचन हो गया है और उसके अंदर से जो भी कंपोनेंट्स थे, जो भी
पोषक तत्व थे उसका अवशोषण कर लिया है। कौन? बड़ी आंत। बड़ी आंत मुख्य रूप से भोजन का अवशोषण ही करते हैं। और जो छोटी आंत में पाचन नहीं हो पाता है उसका छोटा मोटा मतलब थोड़ा मोड़ा पाचन करते हैं, लेकिन लगभग भोजन का पाचन छोटी आंत में ही हो जाता है। लेकिन जो बच जाता है उसका पाचन बड़ी आंत में, और बड़ी आंत सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है पोषक पदार्थ के अवशोषण के लिए। उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स है, जैसे आप भोजन के द्वारा प्रोटीन लिए, कार्बोहाइड्रेट लिए, फैट्स, विटामिन्स, जो भी पदार्थ आप पोषक पदार्थ ग्रहण किए हैं उसके अवशोषण के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन होता है? आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो ट्यूब देख रहे हैं, ये नली स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके जो अंदर होल है उसको बोलते हैं क्लोन। क्या बोलते हैं? क्लोन। और क्लोन के माध्यम से जब वेस्ट मटेरियल्स इस एरिया में स्टोर होता है जहाँ, उसको बोलते हैं हम लोग रेक्टम। क्या कहते हैं? रेक्टम कहते हैं। एक बार फिर से फ्रेश करते हैं फिगर को, फिर समझाते हैं। यह एरिया हो गया आपका रेक्टम, ये वाला एरिया क्या हो गया? रेक्टम हो गया, ये वाला एरिया। ठीक है, जहाँ वेस्ट मटेरियल्स या स्टूल बोल सकते हैं, स्टूल तो आप लोगों को समझते हैं, पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे स्टूल क्या होता है। तो ये स्टूल यहाँ स्टोर रहते हैं, और ये जो एरिया देख रहे हैं ये वाला अंदर वाला एरिया, ये आपका क्लोन हो गया। इसी के द्वारा भोजन का मूवमेंट आगे की ओर होता है। ठीक है, तो क्लोन भी 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। जो भोजन को ऊपर की ओर ले जाता है, ऊपर की ओर ले जाता है, यानी कि बढ़ता है, ऊपर की ओर बढ़ता है। आप लोग पढ़े होंगे बचपन क्लास में असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। सेम कंसेप्ट यहाँ भी है। तो जब भोजन को आगे की ओर कैरी किया जाता है, ऊपर की ओर बढ़ाता है, उसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग क्लोन। क्या बोलते हैं? असेंडिंग क्लोन। और जो भोजन को क्षैतिज रूप से आगे बढ़ाता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स क्लोन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स क्लोन। जो भोजन को क्षैतिज रूप से आगे बढ़ाता है, ट्रांसवर्स क्लोन हो गया। ठीक है, अब देखिए वहाँ से भोजन जब नीचे की ओर आता है, ऊपर की ओर जाता है तो असेंडिंग, और नीचे की ओर आता है तो डिसेंडिंग। ये हो गया आपका डिसेंडिंग क्लोन। और सबसे लास्ट एरिया में जो रेक्टम के नियर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं सिग्मोइड क्लोन। क्या बोलते हैं? सिग्मोइड क्लोन। तो क्लोन कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला असेंडिंग क्लोन, दूसरा ट्रांसवर्स क्लोन, तीसरा डिसेंडिंग क्लोन, और चौथा सिग्मोइड क्लोन। यहाँ तक समझ में आया? तो ये 4 क्लोन होते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। तो मुख्य रूप से 4 क्लोन और एक रेक्टम। ये आपका हो गया किसका पार्ट्स? ये आपका हो गया बड़ी आंत का पार्ट्स। इतने पार्ट्स होते हैं बड़ी आंत में, और बड़ी आंत का मेन फंक्शन क्या होता है? पोषक तत्व का अवशोषण और पूर्ण रूप से पाचन। वैसे तो पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में हो जाता है, लेकिन छोटी आंत जिस पदार्थ का पाचन नहीं कर पाता है उसका पाचन बड़ी आंत में हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब देखिए, यहाँ जो होता है टेम्पररी स्टूल स्टोर रहता है रेक्टम में। ठीक है, और एक लिमिटिंग टाइमिंग के बाद या एक टाइमिंग का जो एडजस्टमेंट होता है उस टाइम में ये क्या होता है? भोजन का जो वेस्ट मटेरियल्स है वो बाहर निकलता है एक होल के द्वारा, और यहाँ एक होल होता है, इसी होल का नाम है एनस। क्या नाम है? एनस नाम, जिसको हम लोग कहते हैं मल द्वार या गुदा द्वार भी बोलते हैं। जिस होल के द्वारा ये स्टूल बाहर निकलता है उस होल को कहते हैं एनस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक था ये आपके पूर्ण रूप से पाचन की प्रक्रिया और अवशोषण की प्रक्रिया। ये आपको पूरा उसके डायग्राम और उसके फंक्शन के साथ बता दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट समझिए, ये एनस हमारा है। अब देखिए, हम लोग जब मॉर्निंग में वॉशरूम जाते हैं या किसी को कहते हैं ना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? सुबह में मॉर्निंग में खाली पेट में पानी पीना चाहिए। इससे क्या होता है कि जैसे हम लोग पानी लिए, ये आपके पूरे बड़ी आंत में या छोटी आंत में पूरा मूवमेंट करता है और सारे स्टूल को क्लियरली रूप से रेक्टम में स्टोर कर देता है, और इसके बाद ये पास आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपके पूरे पाचन तंत्र का फंक्शन, और उसका पूरा डायग्राम के साथ आप लोग समझे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और आप लोग के मन में एक सवाल आता होगा कि सर बता तो दिए, एक्सप्लेन तो कर दिए, लेकिन नोट्स? तो नोट्स के लिए आप लोग को बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आप लोग का नोट्स लगभग तैयार हो चुका है। तो हमारे यदि आप लोग
चाहते हैं कि हम सबको नोट्स मिल जाए, पीपीटी कलरफुल नोट्स, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उसके बाद आप लोग को कलर पीपीटी फुल नोट्स भी मिल जाएगा। इससे अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे जितना भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, जैसे पहला ग्लैंड्स आप लोग को थोड़ा मोड़ा पढ़ा दिए, उसका सिर्फ आप लोग को एनाटॉमी बताई थी, उसका लोकेशन बताए थे जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथि। उसका सिर्फ आप लोग को पोजीशन बताए थे, वो रहता कहाँ है, लेकिन उसका काम क्या है और उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं इनके बारे में नहीं बताएंगे। उसके बाद दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स है लीवर, जो हमारे पाचन तंत्र का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण ग्लैंड होते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथियाँ हमारी होती है लीवर, इनके बारे में बताएंगे और लीवर का क्या फंक्शन है। इसके अलावा हमारे बॉडी में एक और ग्लैंड होते हैं पेनक्रियाज, जिसको कहते हैं अग्न्याशय ग्रंथि, उसका भी हमारे पाचन तंत्र में इम्पोर्टेंट रोल होता है। इन सब चीज़ों के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।